Students, in our previous video we have started our second chapter, People as Resource. Today we will continue our chapter. In this lesson we read that there are three major factors which convert human in assets. They are education, health and training. पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि ह्यूमन को एसेट्स बनाने के लिए तीन फैक्टर होते हैं हमारे, कौन कौन से हैं? एजुकेशन है, हेल्थ और ट्रेनिंग है। तो बेटा हमने यहाँ पे दो स्टोरी देखी थी, किस किस की, विलास की और स्कल की देखी थी। उसमें क्या था, जो स्कल था उसने क्या किया, अपने आप को एजुकेट किया और साथ साथ में उसने कंप्यूटर कोर्स किया, उसको एक अच्छी सी जॉब मिल गई थी, हमने कल देख भी लिया था। तो देखो बेटा उसमें क्या था कि उससे क्या हुआ कि उसकी जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाती है। तो एजुकेशन जो है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसी तरीके से देखो बेटा आज भी आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर क्या लगाए, आपके ऊपर पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि आप पे पैसा लगाएंगे तो आपसे रिजल्ट जो है वो अच्छे आएंगे, आउटकम जो है अच्छा आएगा। तो इसीलिए जो है एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाया जाता है ताकि बच्चे जो है पढ़ लिख के बड़े हो जाएं और वो जो है अपनी इनकम को अच्छे से बढ़ा पाए। और ये भी हमने देखा था कि कोई भी जो है जब लोग पढ़ते लिखते हैं तो केवल अपना ही फायदा नहीं करते हैं, वो देश का भी फायदा करते हैं, सोसाइटी का भी फायदा करते हैं। बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो खुद को तो इनकम मिलती है, इसके साथ साथ दूसरों को भी जो वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब देखते हैं हम एजुकेशन जो है वो एजुकेशन मेजर फैक्टर क्यों है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो एजुकेशन देखो बेटा, ये हमने देखा था कि स्टोरी के अंदर जो स्कल है वो पढ़ा लिखा था, उसने एजुकेशन हासिल की और अपने आप को एक जो है इम्प्रूव करके दिखाया उसने। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी एक मेजर रोल प्ले करती है एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। कैसे? गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए नवोदय स्कूल खुलवाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा सके। इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज भी करवाए हैं ताकि जो बच्चे पढ़ाई में ना हो तो उनको व्यवसायिक शिक्षा भी दी जा सके। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करवाए हैं गवर्नमेंट ने। जैसे कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें केवल जो है 151 करोड़ रुपए जो है एजुकेशन के ऊपर लगाए गए थे। बाद में जो हमारा 10th ईयर प्लान आता है, 10th 5 ईयर प्लान आता है, उसमें क्या है 40,000 के अराउंड जो है 43,000 करोड़ के अराउंड जो है पैसा लगाया गया है एजुकेशन के अंदर। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। इसके साथ गवर्नमेंट ने क्या किया कि सर्व शिक्षा अभियान का है जो प्रोग्राम चला था। सर्व शिक्षा अभियान क्या बेटा, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जिसने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। सर्व शिक्षा अभियान में क्या था कि 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन थे उनको फ्री में एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई। कब तक? 2010 तक। सर्व शिक्षा अभियान का एक मेन उद्देश्य था कि 2010 तक 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री शिक्षा दी जाए। इसके साथ साथ ब्रिज कोर्स, बैक टू स्कूल प्रोग्राम भी चलाए गए थे जिनके द्वारा जो है स्कूल में इनरोलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, इनरोलमेंट का मतलब होता है दाखिलों को बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाए। और जो शिक्षा के अंदर जो कुछ कमियां, जो ड्रॉबैक्स थे उनको भी दूर किया गया। बुक्स को दोबारा से बनाया गया और इंटरेस्टिंग वेज ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है अपनी एजुकेशन को मतलब वो उनसे बोर ना हो, वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। और भी बहुत सारे थे इसमें, जैसे सर्व शिक्षा अभियान में मिड डे मील स्कीम भी थी। मिड डे मील में क्या था कि बच्चों की क्या थी, अटेंडेंस बढ़ाने के लिए। पहले क्या था कि बच्चे क्या करते थे कि छुट्टी होती थी और घर भाग जाते थे, वो दोबारा स्कूल में आते नहीं थे। तो अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए कि बच्चे डेली स्कूल में आए, इसके लिए क्या किया गया, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। मिड डे मील में क्या था कि दोपहर का जो भोजन था वो स्कूल में दिया जाने लगा। इसके दो फायदे हो गए, एक तो बच्चे खाने के लालच में स्कूल में भी आने लग जाते थे और जो है बच्चों पहले क्या था कि बच्चे खाने के लिए घर पे जाते थे, इससे वो वापस आते ही नहीं थे। इसीलिए बच्चों को स्कूल में रोके रखने के लिए क्या किया गया, मिड डे मील स्कीम चलाएगी ताकि बच्चे स्कूल से बाहर जाएं ही ना। और बच्चों की जो है हेल्थ स्टेटस को भी ध्यान में रखा गया। स्कूल में ही बच्चों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स फूड होता है वो प्रोवाइड करवा दिया गया, क्योंकि स्कूल में बच्चे बहुत कई ऐसे भी हैं जिनका बैकग्राउंड काफ़ी कमज़ोर होता है, उनको घर में प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम के द्वारा बच्चे की हेल्थ स्टेटस को भी ध्यान में रखा गया और बच्चों को स्कूल में रोके रखने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया था। काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम जो है रहा बच्चों के लिए। और भी गवर्नमेंट ने क्या किया एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और क्या किया 10th ईयर प्लान में क्या किया गया, 18 से लेकर 23 तक के जो एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको भी हाई एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए प्रयास किया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यूनिवर्सिटी खोली गई, कॉलेजेस खोले गए
डिस्टेंस एजुकेशन, जो लोग घर पे बैठ के, कई बार क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो शहरों में एजुकेशन को वो नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए डिस्टेंस जो कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए ताकि लोग घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और यहाँ पे आपकी बुक में एक रेशियो भी दे रखा है जिसमें दिखा रखा है कि किस साल में जो है कितने कितने मात्रा में स्कूल खोले गए हैं, कितने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस कितनी मात्रा में खोले गए, ये आपके में रेशियो भी दिखा रखा है। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि मोस्टली बच्चे जो है वो शिक्षा ले सकें। दूसरा हमारा फैक्टर क्या है बेटा, हेल्थ। हेल्थ इज ए मेजर फैक्टर फॉर द ह्यूमन बींग्स। कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी संस्था होती है बेटा, किसी बीमार आदमी को वो लेके खुश नहीं होती है, ठीक है। वो हेल्दी पर्सन जो होता है वो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को हेल्दी एम्प्लॉय रखेंगे। कोई भी ऐसी संस्था नहीं होती जो बीमार व्यक्ति को काम पे रखेंगे। मोस्टली क्या होती है, वो लोगों के हेल्थ स्टेटस को भी ध्यान में रखते हुए उनको जॉब देती है, क्योंकि एक बीमार आदमी जो है वो किसी भी संस्था के लिए इतना कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। ये हमने देखा बेटा, हेल्थ स्टेटस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ये हमने देख लिया। इसके अंदर इसमें क्या था बेटा कि हेल्थ स्टेटस में क्या है कि गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी आई थी, उसमें क्या है कि लोगों के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटल नर्स खोले गए, नर्सिंग और डॉक्टर की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई, फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम चलाए गए। तो यहाँ पे भी हेल्थ पॉलिसी में भी बहुत सारे सुधार किए गए हैं, तो लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई। और बहुत सारे तो हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जहाँ पे जो है फ्री में भी गरीबों का इलाज करवाया जाता है। तो हेल्थ का तो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बेटा इसमें चैप्टर में और क्या दे रखा है यहाँ पे कि जो स्कल है, हमने देखा कि स्कल के परिवार में उसकी बहन भी थी, उसका भाई भी था। अब हमने दो फैक्टर को देख लिया, हेल्थ को देख लिया और एजुकेशन को देख लिया। हेल्थ में ही हमारी ट्रेनिंग भी एजुकेशन में हमने ट्रेनिंग भी देख ली थी, इसमें लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी गई है। बहुत सारे आईटी जो है इंस्टीट्यूशन को भी बना दिया गया था उस टाइम पे। अब क्या बेटा, अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बेरोजगारी होता है। अब देखो कौन होते हैं बेरोजगार, किसको कहते हैं बेरोजगार, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो स्कल के घर में उसके मम्मी पापा के साथ साथ उसके भाई बहन भी थे जो हमेशा खेलते रहते थे, तो स्कल की मम्मी जो घर पे काम करती थी, ये तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो क्या स्कल की मम्मी को हम क्या बेरोजगार कह सकते हैं क्या? तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है बेटा, पहली डेफिनेशन ये हमारी बनती है यहाँ पे कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन ए पीपल वांट्स टू वर्क बट ही डिड नॉट गेट जॉब। जब एक व्यक्ति चाहता है कि मैं काम करूं परंतु वो काम उसको नहीं मिल पाता है, ये क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। स्कल की मम्मी घर पे रहती थी, वो खुश थी, वो नहीं चाहती थी कि उसको काम मिले, वो बाहर जाए, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में कौन आएंगे, जो काम करना चाहते हैं और जिनको काम नहीं मिलता है। तो एक तरह से 15 से 15 to 59 ईयर्स के बीच के जो लोग होते हैं इसमें वही शामिल होते हैं। अब बच्चे और बूढ़े जो हैं 59 से ऊपर के लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल नहीं होंगे, और 15 से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल नहीं होते हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 15 to 59 ईयर के जो लोग होते हैं जो काम चाहते हैं उनको काम नहीं मिलता है, वही अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। ये हम देख चुके हैं इसके अंदर। अब देखते बेटा अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है यहाँ पे 3 तरह की होती है। पहली क्या होती है बेटा, यहाँ पे पहली है सीजनल। सीजनल क्या होती है इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है बेटा, सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे सीजन में ही बेरोजगारी मिलती है। ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये कहाँ मिलेगी बेटा, ये मिलेगी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है एग्रीकल्चर के फील्ड में। अब देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि व्हेन पीपल गेट ओनली फ्यू मंथ्स वर्क इन ए सीजन। सीजनल में खेती में क्या होती है कि कुछ महीने तो ऐसा हो, जैसे कि हम जब खेतों को फसलें बोनी होती है हमें, ठीक है, तब खेती काम मिलेगा, और या कटाई के टाइम में काम मिलता है। बीच का कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उनके पास खुद का कोई काम नहीं होता है। तो ये जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है ये मेनली एग्रीकल्चर फील्ड में मिलती है। यहाँ पे क्या होता है कि केवल जब हम फसलों को बोने के लिए तैयार करवाते हैं तब काम होता है खेतों के अंदर, या कटाई के टाइम पे आता है। बीच में क्या होता है, कई महीने जो होते हैं उसमें लोग बिल्कुल
उनके पास कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे वो आ जाते हैं जो बीच के महीने में जिनके पास कोई भी काम नहीं होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब हम देखते भी हैं कि जो खेती करते हैं फसल शुरू में तो क्या होता है, जब फसलें बोते हैं बेटा हम खेत को तैयार करवाएंगे, बीज हम उसमें बीज बोना, उसमें कई तरह की जो एक्टिविटी होती है जो परफॉर्म की जाती है स्टार्टिंग में ही और फिर बाद में होती है। तो बीच के महीने कुछ काम नहीं मिला तो वो आते हैं हमारे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। फिर सेकंड है बेटा इसके अंदर डिसयूज्ड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्या है यहाँ पे, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से बेटा, ये भी हमारी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ही आती है। कैसे, एक हेक्टेयर जमीन हमारे पास, उसमें केवल काम कर रहे हैं कितने, 3 आदमी, ठीक है, या उसमें काम कर रहे हैं परिवार के जितने भी आदमी सारे 5 आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे जरूरत कितने की है, 3 की है। 2 व्यक्ति जो है वहाँ पे वो एक्स्ट्रा में है, उनकी वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। उन 2 के लगने से वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, डिसयूज में क्या होता है कि काम करते हुए दिखाई देते हैं परंतु वहाँ पे उनकी रियल में उनकी कोई नीड वहाँ पे होती ही नहीं है। ये आता है बेटा हमारी डिसयूज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। यहाँ पे जो 2 व्यक्ति खेत में काम कर रहे हैं वहाँ से इनकम नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो 2 व्यक्ति हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये आ जाएंगे हमारे डिसयूज अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो 2 व्यक्ति हैं वो अपना एक्स्ट्रा में अब क्या करने लगे, अब इस बेरोजगारी की जो है संख्या में कमी आई है, क्योंकि अब क्या है, जब उनको लगता है कि हमारे यहाँ से प्रोडक्शन हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे तो क्या करते हैं, वो शहरों में जाके अपने दूसरे काम खोजने लग जाते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड में क्या होता है, इसके तो नाम से समझ में आ रहा है, एजुकेटेड में मतलब जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है, वो भी इस बेरोजगारी के अंदर आते हैं। क्योंकि भाई जो अच्छे डिग्री होल्डर होते हैं छोटे मोटे काम करते नहीं, वो घर पे बैठ जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वो आते हैं। जो 10वीं क्लास के जो 10वीं पास आउट कर लेते हैं उनको तो अनएजुकेटेड नहीं कहेंगे ना, तो जो 10वीं पास आउट है उनके अंदर बेरोजगारी की संख्या कम है, क्योंकि उनको तो क्या है बेटा, जो काम मिला वो कर लिया। परंतु जो बड़े ज़्यादा डिग्री होल्डर होते हैं वो छोटे मोटे काम करने से हिचकिचाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, क्योंकि क्या होता है, इससे उनकी मैन पावर वेस्ट जाती है। मैन पावर जो उनकी पावर है जितना वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं। साथ साथ वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट की भावना आ जाती है, हाय हम तो पढ़े वैसे ही पढ़े, कुछ काम तो हमारा आया ही नहीं, ठीक है, तो उनके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट की भावना जो है वो भी आने लग जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, जब घर के अंदर बेरोजगारी होती है तो इनकम भी कम हो जाती है। इससे परिवार के जो बच्चे हैं उनका हेल्थ स्टेटस भी डाउन जाता है, उनका एजुकेशन स्टेटस भी डाउन जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। ये देखा बेटा हमने इसके लिए। अब और क्या देखते हैं कि जो 3 एक्टिविटीज होती है हमारी, हमने कल देखा था कि 3 एक्टिविटी कौन कौन सी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इन दोनों में हमने क्या देखा है कि जो प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा, प्राइमरी सेक्टर जो है बेटा, प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे ज्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाता है। परंतु क्या है कि वहां पे कौन सी बेरोजगारी मिल रही थी, यहाँ पे मिल रही सीजनल और डिसयूज। तो अब क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो क्या करते हैं, वो अपने दूसरे काम धंधे जो है उन्हें व्रत तलाशना शुरू कर देते हैं। तो इंडिया में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बेरोजगार होने के बावजूद भी यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम है, क्योंकि लोग अपने आप को छोटे मोटे काम धंधों में इंगेज रखते हैं। तो ये बेटा हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था, ह्यूमन एज रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कैसे होते हैं, रिसोर्स वो कैसे वो एसेट्स बनते हैं, ये हमने इस लेसन के में देख लिया है कि अगर ह्यूमन के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो जो सभी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की है, वो लायबिलिटी ना होके वो एसेट्स बन जाते हैं। टॉपिक बहुत ही आसान है, आप इसको खुद से रीड करेंगे, ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर आपको मेरे समझ में नहीं आती है तो आप उसको पूछ लेंगे। एक बार इसकी डीप स्टडी जरूर करें बेटा घर पे बैठ के। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी वीडियो में इतना ही। थैंक यू।